बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं स्पेक्ट्रोमीटर। उससे नेक्स्ट आज की इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये टॉपिक भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आप अपनी बुक में देखें तो इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में इस टॉपिक की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है, जिसमें आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि सदियों पहले कुछ लोगों का ये मानना था कि लाइट की स्पीड को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो वो टाइम नहीं लेती। इन शॉर्ट लोगों का ये मानना था कि लाइट की स्पीड इनफिनाइट है। वहीं पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जी गैलीलियो। ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दी, लाइट की स्पीड को मेजर करना चाहा, लेकिन ये उसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे, इन्होंने इस बात की गारंटी दी कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो वो कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लेती है। इन शॉर्ट इसका मतलब था कि स्पीड इज़ फिनाइट। वहीं पे हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं जी माइकलसन, जिसको आप मिकलसन या माइकलसन पढ़ सकते हैं। इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो बिल्कुल एक्यूरेटली इसने लाइट की स्पीड को मेजर किया। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम आप माइकलसन एक्सपेरिमेंट भी रख सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट के अंदर इसको डिस्कस करके आप लाइट की स्पीड को मेजर करेंगे। तो हम इस टॉपिक में एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे जिसके अंदर हम उसकी लाइट की स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माइकलसन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये बेसिकली टू माउंटेन्स के बिटवीन एक लाइट को उसने ट्रैवल करवाया और देखा कि एक माउंटेन से लाइट गई दूसरे माउंटेन तक और फिर दूसरे से पहले वाले तक पहुंची, तो उसने कितना टाइम लिया, उस टाइम को कैलकुलेट किया और उन दो माउंटेन्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको भी उसने एक्यूरेट मेजर किया, और वो डिस्टेंस था जी 22 माइल्स। याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज यहाँ से बनता है और उसमें 22 की ऑप्शन नज़र नहीं आती आपको, तो स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा 22 के नियरर जो भी वैल्यू हो एमसीक्यूज में दी जाए वो आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एमसीक्यूज की ऑप्शंस में आपको 20 की ऑप्शन नज़र आती है, 22 की नज़र नहीं आती, तो आप 20 वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। या फिर आप 35 किलोमीटर भी याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन माउंटेन्स के ऊपर उसने क्या ऑपरेटर सेट किया, उस चीज़ को हम इस डायग्राम में समझेंगे। अब सबसे पहले आप अपनी बुक पे ये चीज़ें अंडरलाइन कर लें कि कंस्ट्रक्शन या एक्सपेरिमेंटल डिटेल में आपने थ्योरी क्या लिखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल डिटेल की हेडिंग दे के आपने अपनी बुक का जो थर्ड पैराग्राफ है, उस थर्ड पैराग्राफ को, ये वाला जो पैराग्राफ है थर्ड वाला, ये आपने इस हेडिंग के अंदर मेंशन करना है। और इसी थर्ड पैराग्राफ के अंदर ये वाली हेडिंग भी आपने मेंशन करनी है कि व्हेन मिरर इज स्टेशनरी। अब मिरर जब स्टेशनरी होगा तो फिर क्या होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपने यहाँ पे याद रखना है कि आपने थ्योरी में लिखना क्या है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे व्हेन द मिरर इज रोटेटेड, जब मिरर रोटेट करेगा। फिर आपने अपनी बुक का ये नंबर 4 वाला जो पैराग्राफ है, ये वाली थ्योरी आप याद रखेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उसी के साथ साथ इस पैराग्राफ में ये वाला नोट भी आप मेंशन करेंगे। अब ये नोट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डायग्राम में हम समझाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम को। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक रोटेटेड मिरर है, ठीक है जी, जिसको आप ऑक्टागोनल का भी नाम दे सकते हैं। तो ऑक्टागोनल मिरर कह लें या रोटेटेड मिरर कह लें, जिसके हमारे पास 8 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाम हमने अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। तो 8 साइड्स वाला ये रोटेटेड मिरर है, जिसको हमने कैपिटल M से शो किया हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर है या फिक्स्ड मिरर है, जिसको हमने स्मॉल m से शो किया हुआ है। याद रहे कि ये मिरर एक माउंटेन पे उसने सेट किया और ये मिरर जो है ये दूसरे माउंटेन पे सेट किया। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो रोटेटेड मिरर है, इसको बेसिकली एक मोटर की शाफ्ट पे सेट किया गया है, ताकि जब शाफ्ट रोटेट करे तो ये मिरर भी रोटेट करे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों मिरर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो d है, यानी कि 2 माउंटेन्स के बिटवीन जो डिस्टेंस था d, ये वही डिस्टेंस d है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास एक लाइट का सोर्स और यहाँ पे एक टेलीस्कोप है, जिससे हम लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ से इसको हेडिंग के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हमने कहा जी व्हेन मिरर इज स्टेशनरी, जब ये वाला रोटेटेड मिरर आपका रेस्ट पे होगा तो फिर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब ये मिरर रेस्ट पे होगा तो इस सोर्स से लाइट गई,
इस फेस पे उसने हिट किया, यहाँ से हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, इस मिरर पे आई, यहाँ से टकराने के बाद वो इस फेस पे आई, इस 3 वाले फेस से वो सीधा इस टेलीस्कोप से पास हुई, तो आपकी आंख को वो लाइट आपकी आंख उस लाइट को ऑब्जर्व करेगी और इस आंख को ये वाला सोर्स भी नजर आएगा। यानी कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो इस आंख को इस लाइट का जो सोर्स है ये नजर आएगा। लेकिन याद रहे कि जब ये लाइट किसी एक खास एंगल पे पड़ेगी ना, तब इस आंख को इस लाइट का ये सोर्स नजर आएगा। कब? जब ये मिरर रेस्ट पे होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है कि जब ये मिरर रेस्ट पे होगा तब ज़रूरी नहीं है कि ये लाइट इस फेस पे जहाँ मर्जी पड़े और आपकी इस आंख को ये वाला सोर्स नज़र आ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ से लाइट किसी एक ख़ास एंगल पे पड़ेगी इस फेस पे और फिर यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ पहुँची, तब जाके इस आंख को आपके इस लाइट का सोर्स नज़र आएगा। ठीक हो गया जी। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है जी? व्हेन द मिरर इज़ रोटेटेड, जब ये मिरर रोटेट कर रहा होगा तब स्टूडेंट्स आपकी बुक ये कहती है कि इस आंख को ये वाला सोर्स नज़र आएगा ही आएगा। तो याद रख लें, इनिशियली नहीं, जब ये मिरर रोटेट करने लगेगा ना उस टाइम नहीं, इस आंख को ये सोर्स नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब ये रोटेट कर रहा होगा मिरर, तब इस आंख को 100% ये लाइट का सोर्स नज़र आएगा। ये याद रखनी है। ठीक है जी, दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड वाली जो बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली है, वो है जी टाइम की, कि जब ये मिरर रोटेट कर रहा होगा और ये 2 वाला फेस इस 1 वाले फेस तक आने के लिए जो भी टाइम लेगा वो टाइम, और लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 2D। तो लाइट 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लेगी वो टाइम इस टाइम के इक्वल होगा। इसी कंडीशन पे हम मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब रोटेटेड मिरर का फेस 2 इस फेस 1 तक आने के लिए जो टाइम लेगा वो टाइम, और लाइट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि इस 1 वाले से मिरर स्मॉल m पे पड़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तो 2D डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो 2D डिस्टेंस कवर करने के लिए लाइट ने जो टाइम लिया वो टाइम इस टाइम के बराबर होगा। यही हमारा ये नोट था। देख सकते हैं कि व्हेन टाइम टेकन बाय द लाइट इन मूविंग फ्रॉम कैपिटल M टू स्मॉल m एंड बैक टू कैपिटल M, यहाँ से यहाँ आई फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फेस 2 टू मूव द पोजीशन ऑफ फेस 1। तो वही बात है जो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये टाइम वाली कंडीशन लगा के हम यहाँ पे स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करते हैं जिस पे आपने वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जी, टाइम टेकन बाय वन साइड टू रोटेट थ्रू एन एंगल 2π/8। यानी कि जब ये वाला मिरर रोटेट कर रहा होगा तो उस टाइम सिर्फ आपने वो टाइम फाइंड आउट करना है जब ये 2 वाला फेस इस 1 वाले फेस की पोजीशन पे आएगा। तो जितना भी वो टाइम लेगा वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम t को कैलकुलेट करते हैं θ/ω। तो थीटा किसके इक्वल होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये 2 वाला घूम के दोबारा यहाँ पे आ जाता तो इसका मतलब एक चक्कर इसका कंप्लीट हो जाता, तो फिर एंगल कितना होता? 2π। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो वो टाइम चाहिए, तो इसका मतलब उसके लिए जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा? वो होगा 2π/8, क्योंकि इसकी 8 साइड्स है ना, तो 2π/8 ये हमारे पास थीटा होगा। इसी के साथ साथ ओमेगा क्या होता है? 2πf के इक्वल होता है, f इज इक्वल टू 1/t भी लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों थीटा और ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे। t वैसे का वैसे, थीटा की जगह 2π/8 और ओमेगा की जगह 2πf। तो यहाँ से 2π से कैंसल और ये वाला 8 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1/8f बन जाएगा। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने वो टाइम फाइंड आउट कर लिया जो ये मिरर फेस 2 जो है इस पोजीशन 1 तक आने के लिए टाइम लेगा। वो टाइम की क्वेश्चन आ गई 1। अब हम वो टाइम लेते हैं जो लाइट यहाँ से यहाँ पहुँची और यहाँ से यहाँ, यानी कि 2D डिस्टेंस
ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है लाइट को, वो टाइम की इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे जी, S = V × T। यहाँ से S क्या है, डिस्टेंस, यहाँ से ये D और ये D। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि D तो यूँ है, ये तो थोड़ा तिरछा है, वर्टिकली है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो ये डिस्टेंस तो ज़्यादा होगा, ये भी थोड़ा ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, तो ओवरऑल 2D से डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा हम उसको इग्नोर करेंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जी 2D। ठीक हो गया जी। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2D। V की जगह हम C लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको हम C से ही डिनोट करते हैं स्पीड को, लाइट की स्पीड को। तो T वैसे का वैसे, तो यहाँ से T कैलकुलेट करें, 2D/C बन जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी हमारे पास टाइम की इक्वेशन, ये भी टाइम की इक्वेशन, तो हम वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे कि दोनों टाइम क्या होने, इक्वल होने हैं ना। तो हमने वो कंडीशन यहाँ पे लगाई और दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंपेयर कर लिया। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें चाहिए C, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, C1/C और 8F को 2D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8×2 = 16 होगा। FD वैसे का वैसे, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और D क्या है, डिस्टेंस है दोनों मिरर्स के बिटवीन। अब स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को कैसे उसने कैलकुलेट किया होगा, जाहिर सी बात है, जो मोटर रोटेट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, वो तो उसने नोट की होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ उसने पुट की, और डिस्टेंस उसने दोनों माउंटेन्स के बिटवीन या मिरर्स के बिटवीन उसने मेजर किया था, वो आपके पास सामने है यहाँ पे, तो उसको भी यहाँ पे उसने पुट किया, तो आपके पास जो आंसर आया, वैल्यू आई, वो आई 2.99979258 × 10⁻8 मीटर/सेकंड, जिसको उसने राउंड ऑफ करके बताया 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो ये थी जी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू लाइट की स्पीड की, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब स्टूडेंट्स, ये जो लाइट की स्पीड है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ये आपने कंक्लूजन में ज़रूर लिखना है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है ऑन द मीडियम। ठीक है। अब यहाँ पे आज के टॉपिक में अगर आप देखें तो दो माउंटेन्स के बिटवीन तो एयर है, वैक्यूम नहीं था, तो ये भी तो एक मीडियम ही है ना। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट ट्रैवल फास्टर इन वैक्यूम। सबसे ज़्यादा स्पीडली जो लाइट ट्रैवल करती है वो वैक्यूम में करती है। अब आप सोच रहे होंगे आज के टॉपिक में तो दो माउंटेन्स के बिटवीन थोड़ी बहुत एयर है, बिल्कुल है। तो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया है कि वैक्यूम के लिए जो लाइट की स्पीड की वैल्यू है और एयर के लिए ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर है, तो नियरली इक्वल टू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कि जो मीडियम, कोई और अगर आप मीडियम यूज़ करते हैं तो उसमें लाइट की स्पीड की वैल्यू हमेशा लेस आएगी।